हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज 1 जनवरी है। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। और ये वर्ष आपके सपनों को साकार करे, आपको बहुत अच्छा समय दे और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने का प्रयास हो इस वर्ष में। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पिछला वर्ष अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, आने वाले वर्ष में उसके सपने बढ़ जाते हैं। अगर अच्छा रहा होगा तो वो यही सोचेगा कि आने वाला वक्त और अच्छा हो, और अगर बुरा रहा होगा तो वो ये सोचेगा कि आने वाला वक्त भगवान कुछ तो अच्छा करना है ना। तो उन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन बीत रहा होगा। तो आज हमने सोचा कि चलो प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो 26 मई को होने वाली है उसके संबंध में बात कर ली जाए। क्योंकि पिछली बार कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया होगा, किसी कारण से रुक हो गया होगा। कभी सीसेट पेपर को लेकर के, कभी जीएस पेपर को लेकर के, कभी मेंस एग्जाम को लेकर के, किसी न किसी चरण से आप अगर पीछे लौटे हैं और आपका सपना पूरा नहीं हुआ है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है और इस साल का तो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, है ना। दूसरी बात, हम सब चाहते हैं कि यूपीएससी, जिन परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हम उसमें सफल हो जाएं। और सफलता के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजी और सही ढंग से पता हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें, प्रारंभिक परीक्षा का क्या कहता है पाठ्यक्रम? तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आप सभी को पता है। फर्स्ट मीटिंग में जीएस फर्स्ट, सेकंड मीटिंग में जीएस सेकंड पेपर। ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड अदर करंट अफेयर्स, विविध प्रकार के। सेकंड जो पेपर होता है उसे सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सी सेट या जीएस पेपर 2 कहा जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है। पहले इंग्लिश आता था लेकिन बाद में इंग्लिश को हटा दिया गया। और इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल कुछ वर्ष आए, बाद में आना बंद हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 2 पेपर हैं, जिसमें दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है और ये मेरिट का बेस है। दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट कहा जाता है। यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होते हैं, यानी जीएस फर्स्ट 200 अंकों का होता है, 100 प्रश्न होते हैं। जीएस सेकंड 200 अंकों का होता है, 80 प्रश्न होते हैं। सामान्य अध्ययन के 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं और जीएस सी सेट में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, यानी 1/3 निगेटिव। 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये है। सी सेट में निर्णय क्षमता से संबंधित प्रश्नों के गलत उत्तर के लिए यह अंक नहीं काटे जाते हैं, लेकिन होता है ना, सी सेट में डिसीजन मेकिंग के सवालों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन यूपीएससी इतना चालाक है कि वो क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग के सवाल ही नहीं डालता। ठीक है, कि भैया नंबर काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक बात हो गई। अब सीसेट पेपर क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार को इसमें 33%, लगभग 27 प्रश्न सही करने हैं, 66 अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी अभी फिलहाल जीएस पेपर फर्स्ट के हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, जो बहुत नहीं जाती। ठीक है। अगर 45-50 क्वेश्चन तक आपने सही कर लिए तो ये मान के चलिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। ठीक है। लगभग जितनी वैकेंसी होते हैं उनसे 15 गुना बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए जाते हैं। मान लिया 1000 वैकेंसी है तो लगभग 12 से 15,000 बच्चे मेंस बैठेंगे। और उसके बाद फाइनल जब मेंस क्वालिफाई कितने होंगे? 3000 के आसपास, यानी 1/3 बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक सिस्टम किया गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या है, कैसे उसको हम क्रिएट करें? तो देखो, इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की घटनाएं। ठीक है। करंट इवेंट्स 6-7 महीने, 8 महीने, कभी पॉलिटी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है तो 1-1.5 साल पुराना भी पूछा जा सकता है। जनरली 6-8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और कभी कभार ये आंकड़ा 25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में। तो करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ये याद रखना।
ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके या को रिलेट करके बनाए जा सकते हैं। अभी हम प्रश्न पत्र को भी दिखाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि इकोनॉमी पोर्शन से बजट वगैरह, बजटीय प्रक्रिया, बजट घाटा, इन्फ्लेशन, है ना, मुद्रा एवं फाइनेंस, मनी एवं फाइनेंस, उससे रिलेट करके क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जाए। तो इस तरह के करंट घटनाक्रम होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये करंट अफेयर्स के तहत आ जाते हैं। अगला जो दूसरा टॉपिक है ना, जो सबसे बड़ा है, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत के इतिहास में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद का, यानी भारतीय स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई उसके बाद के लगभग 1964 तक का इतिहास पूछा जाता है प्रीलिम्स में। कुल मिला के अगर पिछले साल का पेपर देखें तो पिछले साल भारतीय इतिहास से क्वेश्चन ना के बराबर थे, यानी इसको डिनाई ही कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार 2025 में जब आप प्रील देने जाएं तो ऐसा करेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत में जैसे अशोका हो गया, ठीक है, उसकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में, उसके द्वारा स्थापित जो अभिलेख थे उनके बारे में, चाहे वो लघु हो, दीर्घ हो, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। बौद्ध और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, खासकर यूपीएससी में उससे क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा गुप्तोत्तर काल और मौर्योत्तर काल, इन 3-4 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। दूसरा, इसी पोर्शन का आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको रिपीट करना है। मध्यकालीन भारत में जनरली ट्रेंड ये रहा है, पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। 2023 में क्वेश्चन का आंकड़ा बढ़कर के 7 क्वेश्चन तक कर दिया गया। 2024 में तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जितना प्रशासनिक इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत कम पूछी जाती है कि ये यहाँ युद्ध हुआ, वो वहाँ युद्ध हुआ, कभी कभार मिलान करने के लिए आ जाता है, लेकिन को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उससे पूछा जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम जब जाएंगे ना तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन के विविध चरण, चाहे वो नरमवादी चरण हो या गर्म दलीय चरण हो या फिर गांधीवादी चरण हो। विभिन्न प्रकार के आंदोलन, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो लिखी गई, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का जो संपादन किया गया। इसके अलावा जो धार्मिक पुनर्जागरण हुआ भारत में 18वीं शताब्दी में, है ना, और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कुछ नीतियां, कुछ विशेष गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कार्य, यही मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है और यही आपको ठीक से पढ़ना है, कवर करना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को पढ़ने के लिए आपका कोई सा भी मैगजीन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सा भी मैगजीन पकड़ सकते हैं। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक जो सोर्स है, सबसे बेहतरीन सोर्स जिसको मैं मानता हूँ, सबसे स्टेब्लिश सोर्स मानता हूँ, वो एनसीईआरटी है। कक्षा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी, 9-10 आप डिनाई कर सकते हैं, कक्षा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी को आपको करना ही करना है ना। किसी भी उसमें नहीं आना है, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, या कोई टॉपर कह दे कि नहीं मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं थी, तो वो झूठ बोलेगा। उसने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जब पढ़ाई करी होगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे या टॉपर बच्चे ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वगैरह से ही पढ़े होते हैं, या उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उनका, उनके माता पिता का ठीक ठाक होता है। हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, छोटे शहरों के निवासी हैं, तो हमारा जो एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। और यही कारण है हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो दिन का दिन लगातार नीचे गिरता है। हिंदी माध्यम में सबसे बुरी कंडीशन तो प्रीलिम्स में होती है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी किताबें, हमने रामशरण शर्मा पढ़ ली, हमने बिपिन चंद्रा पढ़ ली, हमने सतीश चंद्रा पढ़ ली, हमने यूनिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, हमने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी भी पढ़ ली, लेकिन हमें जो बेस चाहिए था वो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसको एक बार देखना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। भारत एवं विश्व का भूगोल, है ना, पिछले कुछ टाइम से इससे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पिछली बार 12 क्वेश्चन से के आसपास पूछे जाएं। प्राकृतिक, विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा जाता है ना। ज्योग्राफिक, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। अभी बताते हैं कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगला, भारतीय राजतंत्र, यानी हमारा संविधान, हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, संविधान है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट संबंधी इशू,
है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अगर आपने जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, डीपीएसपी हो गया, तो ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपके मिल गए। और पिछले कुछ टाइम से पॉलिटी बड़ी इजी आ रही है, जो 16-17 करीब 18 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। आपको 2 सोर्सेस के अलावा तीसरे पे नहीं जाना, एनसीईआरटी कर लो और एम लक्ष्मीकांत कर लो, बस एम लक्ष्मीकांत कर लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन एम लक्ष्मीकांत आपको तभी समझ में आएगी जब आपने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी हो, है ना। वहीं भारत एवं विश्व के भूगोल से कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी कारगर है, अगर ठीक से पढ़ी जाए। करंट अफेयर्स पर थोड़ा फोकस रखा जाए, अगर कोई पढ़ना चाहे तो कक्षा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ सकता है, नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इवन प्रीलिम्स ही नहीं, आपका मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, अगर उनके लिए बेसिक सोर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें, अच्छे से इस्तेमाल कर लें, तो ये 100% मान के चलिए हमारा प्रीलिम्स के साथ मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स, उसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, गरीबी, समावेशन, ठीक है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। जैसे मनी एवं फाइनेंस, मुद्रा एवं बैंकिंग, इससे ये मान के चलो करीब 5 से 7 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना, मल्टीपल सोर्स का यूज कर सकते हो, है ना। और बिना मल्टीपल सोर्स के यूपीएससी तो क्लियर कर ही नहीं पाओगे, आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए जैसे इकोनॉमी पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो आपको करंट अफेयर्स की कोई अच्छी सी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको दैनिक मुद्दे समझना पड़ेगा, तभी पॉलिटी आपको आएगी। उसी तरह इकोनॉमी है, बजट को आप उसकी समरी देखिए। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की भारत सरकार की योजनाएं जो हैं उनके बारे में आपको जानना है। मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, ये सारी चीजें। बैंकिंग सिस्टम को आपको समझना है, आरबीआई, ठीक है। अब एनबीएफसी का बोलबाला है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, कमर्शियल बैंक क्या होता है, नॉन कमर्शियल मनी क्या होती है, नॉन कमर्शियल मनी क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, यूपीएससी ऐसा मानता है। तो इसके बारे में दूसरा यूटिलाइजेशन यानी समावेशन, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र की बहुत सारी पहलें हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना। और कुछ बेसिक इकोनॉमी है जिसको हम कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी हो जाएगा। उसके बाद जो और सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आईएएस प्रीलिम्स के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है, और फॉरेस्ट सर्विस में आपको पर्यावरण बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इसने क्या किया, प्रीलिम्स एग्जाम एक साथ करा दिया और पर्यावरण के लगभग 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में इसने डाल दिए और सबसे बड़ा बर्डन बना दिया, टफ टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन 3 को ठीक से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें जरूर कहा गया है संबंधित सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का इतना टफ हो जाता है ना क्वेश्चन पेपर, तो हमारी हवा निकल जाती है। तो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट में, है ना, इको टूरिज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। करेंट अफेयर्स का विशेष ध्यान देना है। स्पीसीज वाले चैप्टर हैं, IUCN है, यूनेस्को है, इस तरह के संगठन भी आपको बहुत पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से आपका काम हो जाना है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस तो अब ना के बराबर आती है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक आता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बायोटेक पोर्शन है। कौन सा है, बायोटेक, जीन प्रौद्योगिकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना। और दवाई के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो टीके आ रहे हैं उनके क्षेत्र में इस तरह से सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है, अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओगे। वर्तमान ट्रेंड यही चल रहा है। सेकंड पेपर सीसेट के नाम से जानते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक स्टोरी दी जाती है, स्टोरी के आधार पर कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, बहुत टफ होती है, ठीक है। कोई अगर ये सोच रहा है कि अरे यार ये क्या है, हम तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक करते चले आए, लेकिन बहुत टफ होती है। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन इससे सवाल अब नहीं पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक। तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाता है।
निर्णय लेना, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी इस समय नहीं पूछ रहा है। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थात ये और ये वाला रीजनिंग वाले पोर्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आधारभूत संख्यन, ठीक है, 10वीं कक्षा स्तर का आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, 10वीं कक्षा का स्तर मेंटेन करना है। कुल मिलाकर के ये पेपर इतना इजी नहीं है जितना इसमें बताया गया है, जितना आपने डिटेल कर लिया है। पेपर बहुत टफ होता है ये। और लोग कहते हैं ना सीसेट मैटर नहीं करता, सीसेट मैटर करता है, ठीक है, 100% मैटर करता है। ये मान के चलो, अगर 100 लोग प्रीलिम्स देते हैं ना, और उसमें अगर 15 लोग फेल हुए तो उसमें 10 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सीसेट ही सिर्फ फेल हुआ होता है। वो 27 क्वेश्चन नहीं सर कर पा रहे हैं, और जबकि 26 से 28 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अंत में रखते हैं कि अंत में हम ज्ञान से निकालेंगे, और युद्ध में ही आप पिट जाते हो इतना कि अंत में नंबर ही नहीं आता इसका, ठीक है। तो पर डे कम से कम, वर्तमान में क्या है, मई में एग्जाम है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और 25 दिन मई के, तो कुल मिला के 4 तेई 12, 120, 20 40, 150, लगभग 140 से 150 दिन के आसपास हैं आपके पास। इतने में ही आपको सब करना है, तो लगभग 150 घंटे हैं पर डे, 1 घंटे के आसपास आपको सीसेट को देना है। कोई चिक नहीं रहेगी, बड़े आराम से आपका सीसेट निकल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है। अगर एक से अधिक कर लिए तो निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत चले जाते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अब देखो, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहेल क्षेत्र कई देशों में सैन्य कब्जा और तगदा साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्ता पलट हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन लग रहा है बड़ा इजी है, लेकिन हवा निकल जाएगी। एक कथन सही है, 2 कथन। उसी तरह देखो, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, संसद वगैरह पूछी जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा सभापति, उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी जो संघीय ढांचा है, राज्य विधानमंडल वाला ढांचा है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संदर्भ में क्या कहना है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तब क्या होगा? तो भैया सीधी सी बात है, वो पीठाधीन अधिकारी नहीं होगा। एकदम सिंपल सा है। अब पहला हटा दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिर्फ दूसरा सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किए हैं, ठीक है। तो लोकसभा वाला क्वेश्चन हो गया। भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेध आयात नहीं करता। भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड पर के आयात पर प्रतिषेध है। देखो, एक तरफ ये वाला पूछा, एक तरफ इसको बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ बैठे हैं कि नहीं भैया बहुत आसान है। संसद के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो, वेनेजुएला के संबंध में आर्थिक संकट तेजी से, तो जो आसपास देश हैं जिनका फर्क कभी कभी इंडिया पर पड़ता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला था भारत सरकार का। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण करना है, यानी जो किसानों के भूमि रिकॉर्ड हैं उनका आधुनिकीकरण करना है। अब 100% सरकार द्वारा पोषित है। कोई भी योजना 100% सरकार द्वारा पोषित कम ही होती है, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना बोलते हैं। और केंद्र प्रायोजित योजनाएं वही योजनाएं होती हैं जिसमें केंद्र सरकार 50 से अधिक और अन्य खर्चा राज्य सरकारें करती हैं। और कुछ राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं जिसमें राज्य सरकार बनाती भी है और उनका पोषण भी करती है। तो ये वाला तो हटा दो। अब इसमें 2 और 3 सही निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो भूमि संपत्ति वगैरह, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर देखें, प्रधानमंत्री मातृत्व योजनाओं से रिलेट करके क्वेश्चन आया। नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के बारे में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो इस तरह से योजना नामांकन की प्रवेश आयु क्या है, लाभार्थी आयु विशिष्ट अनुदान कितना है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, पुरानी पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी, ठीक है।
तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और देखते हैं, देखते चले जाओ भाई, समझ में आ जाएगा। प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिषेध रेट है, आर्टिकल 32 आप पढ़ लो। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के संदर्भ में आपको बताना है, बजट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी फरवरी में पेश होगा। द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं। राज्यपाल के विषय में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, राज्यपाल और जो अनुसूचित जाति यानी छठी और पांचवी और छठी अनुसूची है उनसे रिलेट करके, और पेशा एक्ट है, पंचायत इन शेड्यूल एरिया एक्ट, उसके बारे में पूछा गया, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा देश सकारात्मक और नकारात्मक, ये जियो का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये विविध में डाल सकते हो या हिस्ट्री में डाल सकते हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। तो उसी तरह देखो, अर्जेंटीना किस मामले में रहा, सूडान, तुर्की, ठीक। अब युग्म वाला पूछने लगा है, क्योंकि आप लोग क्या करते थे, एक आधा विकल्प एलिमिनेशन। दिसंबर 23 में भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए। परिसीमन आयोग पॉलिटी का क्वेश्चन, सिंपल है, पता है, होना चाहिए आपका, परिसीमन आयोग को गठित किया जाता है, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन किस भाषा को शामिल किया गया था। दल, भारतीय जनसंघ सबसे बीजेपी का सबसे पुराना दल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, है ना। इनके बारे में बताना है, कौन से दो युग्म सही थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये कब है, ये लगभग 1930 से लेकर के 1960 के बीच के क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के बारे में बताना था, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस बार सीसैट बड़ा टफ था। संविधान में नगर पालिका की शक्तियां, ठीक है, यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन पूछना है। सैन्य विभाग के प्रमुख कार्य, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी मोदी जी जब से आए तब से इसकी नियुक्ति होने लगी, इसके बारे में पूछना था। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन कथनों के बारे में पढ़ो। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, अंतर्राज्यीय प्रवासन, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ निगम का राज्य सूची के अधीन राज्य का विषय कर है अथवा नहीं है, कौन सा कथन सही था। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जनसमुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान कौन सा है, तो ऑपरेशन मदद है। उच्चतम न्यायालय, निजता का अधिकार पूछ लिया गया, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी नहीं था। किन्हीं दो देशों के मध्य लंबी सीमा रेखा के बारे में बताना है। राजेंद्र प्रसाद, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत शासन अधिनियम 1935, आधुनिक भारत का इतिहास, लोकसभा के आचार संघ की समिति के संबंध में, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन, संघभूति, ठीक है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु, मैंने कहा बौद्ध और जैन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीपल सोर्स का यूज करके इसको कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, यही पूछा जाएगा। उसके बाद देखो, यूनेस्को से पूछ लिया गया, यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर सूची होती है, इन देशों पर विचार करना है। वृद्धोन्मुख जनसंख्या के बारे में, संसद में धन विधेयक, अगेन संसद वाला, तो संसद वाले चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आपको समझ के चलना है। 368, ठीक है, संविधान संशोधन वाली शब्दावली, इस समय संविधान संशोधन की बात भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, ओके। उसके बाद देखो, रैंक पूछ लिया गया, इस टाइम के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। संयुक्त अमेरिका, ट्रेजरी बॉन्ड, ऋण पर चूक, तो ये मुद्रा एवं फाइनेंस है, मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर से बिलोंग करता है, इसको ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पूर्वोत्तर परिषद, पॉलिटी का क्वेश्चन, सामूहिक उधार बहुउधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता है, क्या सही है, क्या कथन एक सही है, क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और मुद्रा एवं फाइनेंस का है, ठीक है। राजकोषीय नीतियों से भी क्वेश्चन आता है, अभी देखा ऊपर बजट वाला, डिजिटल रुपये के बारे में, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन, सॉरी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः किन उपनामों से जाना जाता था, तो शाक्यमुनि, तथागत कहते थे, गौतम बुद्ध तथागत हो गए। मध्यकालीन भारत से पुर्तगालियों के भटकल का किला बनाने के लिए किसने कहा था, तो मध्यकालीन भारत से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर देखो,
कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण, तो जितनी भी राजस्व नीतियां हैं, प्रशासनिक नीतियां हैं अंग्रेजों और प्रमुख गवर्नर जनरल द्वारा, वो याद होनी चाहिए। भारत इंटरनेशनल ग्रीन्स काउंसिल का सदस्य है, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का करंट का क्वेश्चन, यूनेस्को वाला देखो पूछ लिया गया, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सूची में। उपनिषद, प्राचीन भारत का क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते, ठीक ठाक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो हो गए। कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी उसी तरह है, सरकारी प्रतिभूति, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मुद्रा एवं फाइनेंस में आता है। बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी के बारे में देखो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो इनको ठीक से पढ़ना। और इस समय एनबीएफसी धड़ल्ले से क्या कर रही हैं, लोन बांट रही हैं, और रिकवरी भी बहुत तेजी से कर रहे हैं अपने एजेंटों और गुमास्तों को भेज करके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, मोटर वाहन मुद्रा की अदला बदली। वित्तीय लिखत इंस्ट्रूमेंट किसे माना जाता है, इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है बड़ा सही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। 55 और 57 एक ही है क्या, नहीं, अलग अलग चीज है। कृषि अवशिष्ट सामग्रियों पर विचार करना है। संधारणीय विमानन ईंधन के रूप में, फीड स्टॉक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल 3D यानी कौन सा है, ये इकोनॉमी से भी जुड़ेगा और साइंस एंड टेक से भी जुड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्चुअल मैट्रिक्स, क्रिप्टोकरेंसी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। विदेशी बैंक के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरूपित नियम और नियमों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। विकिरण, समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर, फिजिक्स, ठीक है, साइंस। सामाजिक यानी CSR जो होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में जो नियम है। बृहद तारे पॉलिटी का क्वेश्चन, सॉरी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस साधारण साइंस है और ये फिजिक्स है, ठीक। पहला या दूसरा चैप्टर होगा। पॉलिटी में सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा। ये रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, रसायन कह सकते हो या बायो कह सकते हो, बायो में भी ये मिल जाएगा, रसायन में भी। हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है रसायन विज्ञान। विमान पतनों अथवा यात्रियों के पास स्वपादक यानी नारकोटिक्स की पहचान। वर्षण का मॉनिटरिंग, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, इसका काम है, ये बताना है आपको। राफेल डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संपर्क में जो कोलेटरल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लिखित इंस्ट्रूमेंट होता है कोलेटरल, ये ज़्यादातर मुद्रा बाजार में चलता है, ठीक है, उसको गिरवी रख के आपको लोन मिलता है। सिकोड़ा, इसके बारे में विश्व शौचालय संगठन, ओके। बाजार में मिलने वाली प्रत्येक अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाते हैं, बिल्कुल। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। न सिंह शेर से भिन्न, न तेंदुए गंध द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको सीधे सीधे छोड़ देना है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इनको ड्रॉप करो, ठीक। और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है युग्म वाले में वो नहीं करना। 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है, ठीक। कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ हो। वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है, इसके बारे में बताना था। तितली के बारे में पूछा गया। काजू, बैटरी भंडारण, बायोमास, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा पोर्शन था, ठीक है। दोनों पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर। उसके अलावा कोआरलिसिस बल, फिजिक्स। 30 जून 31 जून को ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जलवाष्प ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वर्षण ज्योग्राफी का क्वेश्चन, किस प्रकार की जलवायु होती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पीठभूमि ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद उपभोक्ता, ये क्या है, ये आप इकोनॉमी में इन टर्म को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह में। पौधों पर विचार करना है, ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, पर्यावरण में भी पढ़ सकते हैं।
एग्रीकल्चर का थोड़ा सा। कैराबाट बीटल, संतरा, सेप्टिपाइड, मक्खियाँ, दीमक, बर, जीवों के कितने प्रकार पर भक्षियाँ जातियाँ हैं। ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सॉरी पर्यावरण का क्वेश्चन। और उसके अलावा पार्थिव विकिरण ज्योग्राफी का लाइट वाले पोर्शन से है, और ज्योग्राफी का भूकंप वाले क्वेश्चन से। जनवरी माह में समतापी रेखाएं, समतापी वगैरह अक्षांश देशांतर में मिलेगा। विश्व के 2 सबसे प्रमुख कोको उत्पादन, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इस बार ठीक ठाक आई है, आप इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। 2 साल लगातार नहीं पूछी जाती तो हम डिनाई मान लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। घाघरा गोमती, उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में, नदियों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में पूछा गया है, कौन किस नदी पर बना है, कौन सा क्षेत्र है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, प्राकृतिक नेचुरल ज्योग्राफी बोलते हैं इसको। चट्टानों के अपक्षय अपर्दन, अपर्दन वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मध्य एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका अगर आता है तो ठीक, नहीं तो ब्लॉक। देशों पर विचार कीजिए, उत्तरी समुद्र के साथ लगती आता है तो ठीक, नहीं तो ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद फिर 100 हो गए, हाँ हो गए भाई, खत्म। ठीक, इस टाइप से जीएस ये फर्स्ट आता है। अब इसमें आपको क्या करना है, 45 से 50 क्वेश्चन सही करने थे, आपका हो जाता। फिर आगे आता है शीशेड, ये देखो परिच्छेद दिया गया। ठीक है, तो करीब 26-27 आपको परिच्छेद दिए जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर। तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे 6-7 टॉपिक हैं मैथ के हैं। ठीक है, जिसमें परसेंट हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और समय चाल दूरी हो गया, और वर्गमूल, घनमूल वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह से 5-6 चैप्टर हैं, इनको ठीक से करो। कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं। रीजनिंग में लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलो 18 में से 15 क्वेश्चन आप यहाँ कर लेना, तो कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 7 क्वेश्चन और सही करना है। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे मत जाना, नहीं चांसेस ज़्यादा होंगे फेल होने के। और आप लोग क्या चाहते हो, अंतिम मेरिट हो, हम अगले साल नवासना पहुँच जाए, न्यू ईयर हम वहाँ मनाएं। तो अगले वर्ष अगर लवासना जाना है, न्यू ईयर मनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट करना होगा, खासकर मार्च से। ये स्ट्रेटेजी आपके काम आई होगी, है ना। इसको ठीक से करो, देखो, समझो। और 2 चीज़ें अपने पास रखो, सबसे पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, दूसरा प्रीलिम्स सिलेबस। बिना सिलेबस की तैयारी नहीं होती, बिना सिलेबस के अंदाजा नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और नए वर्ष में नए रेजोल्यूशन मत लेना, बहुत बड़े सपने देखने का प्रयास मत करना। हाँ, मेहनत को बेहतर करने का प्रयास करना, अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, क्षमताओं को आगे ले जाने का प्रयास करना, चीज़ें अपने आप दुरुस्त होती चली जाएंगी। बस कुछ ऐसा मत करना जिससे आपकी ज़िंदगी को नुकसान हो, जिससे आप ताकि माता पिता को दुख हो। बस एक अच्छी और अपने आप से प्यार भी जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं कल पॉलिटी वाले सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।